इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। आज सेजल और रोहन की शादी का दिन। सब लोग जल्दी ही सुबह जग गए थे। सबको कोई ना कोई काम था। किसी को पार्लर जाने की जल्दी थी तो किसी को अपने ड्रेस की फिटिंग की पड़ी थी। चारों ओर माहौल गर्म था, सब अपने में मस्त थे। सेजल और रोहन फ़ोन पर बात करने में बिजी थे। इतने में पीहू सेजल का नाश्ता उसके कमरे में ले आई और उसे रोहन से बात करते देख दरवाजे पर ही रुक गई। तो बात करती सेजल की नज़र उस पर पड़ी तो उसने फ़ोन रखते हुए रोहन को बाय बोला और पीहू को अंदर बुलाया और उससे नाराज़ होते हुए बोली, तुम्हें कब से आने की लिए इजाज़त की ज़रूरत पड़ने लगी? तो पीहू ने कहा, इजाज़त के लिए नहीं, तुम्हारे बात खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी बस। इतने में मिसेस राठौर भी नाश्ता लेकर सेजल के कमरे में आई। बेटा तुम यहाँ, अच्छा हुआ कोई तो है जो मेरे बाद घर का ख्याल रख सकता है, कहते हुए मिसेस राठौर कमरे में। इस पर सेजल और पीहू दोनों एक साथ बोली, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? हमें हमेशा आपके साथ रहना है। आज इतनी खुशी वाले दिन आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस बात पर मिसेस राठौर ने पीहू के सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गले लगा लिया और तीनों बैठकर नाश्ता करने लगे। खत्म करने के बाद से, मैं सेजल, मैं जानती हूँ प्यार करती हो। मेरे जाने के बाद मेरी मम्मा को ऐसे ही प्यार देना जैसे मैं देती हूँ और बाकी घर को भी। उस पर पीहू ने कहा, यह तुम्हारा है और यही मेरे से प्यार करने की बात बखूबी निभा लूँगी। बल्कि मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और उसी के जितना प्यार करने वाले माँ बाप मुझे कहीं नहीं मिल सकते। बस तुम्हारे भाई मेरे थोड़ी अकड़ और पागलपन है, उसे झेलना पड़ेगा मुझे। बाकी तुम्हें देखते हुए उसने अपने दांतों तले जीभ दबा ली तो मिसेस राठौर ने उसके कान प्यार से पकड़ लिया और हंसने लगी। इतने में आरव भी उन सबको ढूंढने सेजल के कमरे में आ जाता है। मिसेस राठौर को पीहू का कान पकड़े देख कहता है कि अरे माँ, आप क्या कर रही हैं? आपको अच्छा लगेगा, आपके घर बहरी बहू आएगी तो, कहकर हंसने लगता है। तो पीहू उसके पीछे उसे मारने दौड़ती है और दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इधर दोनों के जाने के बाद मिसेस राठौर सेजल को बहुत प्यार से समझाती हैं कि ससुराल को अपना घर मानने में वक्त लगेगा, सब कुछ नया होगा, पर कुछ तुम कोशिश करना और कुछ रोहन, तब जाकर शादी निपटी है बेटा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि पति परमेश्वर होता है तो तुम उसके गलत पर भी उसका साथ देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। पति तुम्हारे जीवन का साथी जिसके साथ तुम्हें अपना सफ़र तय करना है। हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का हाथ निभाना है। जब उसकी गलती हो तो कोई फैसला लेने से पहले उसकी बात को सुनना और उसकी जगह खुद को रख कर देखना, तब कोई फैसला लेना। और जब तुम्हारी गलती हो तो भी सोच अन्य कोई बात करना, अपने गलत होने पर उस बात को स्वीकार करना। दोनों एक दूसरे को समझकर चलोगे तो हालत हालात कैसे भी हो, साथ मिलकर हल निकालोगे तो सब सही होगा। बस यही कहना था अपनी बेटी से, कहते हुए थोड़ा इमोशनल हो गई। दोनों माँ बेटी गले लग गई। बाहर से मिस्टर राठौर उन्हें देख रहे थे। पीहू आरव के पीछे भागती हुई बुआ दादी से टकरा गई। बस फिर क्या था, बुआ दादी ने जो सीन बनाया पूछो मत। जरा सी गलती पर उसके पूरे परिवार को लेकर उसे सुना दिया और आरव उन्हें चुप कराने में असफल रहा। हॉल में शोर की आवाज़ सुनकर सब लोग इकट्ठा हो गए। राठौर बुआ दादी को कई बार चुप कराने की कोशिश कर चुके थे, पर बुआ दादी की तो आदत ही थी। पीहू को वह पहले ही दिन से पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने अंदर ना आने कर उनका अपमान किया है। तो बस मौका मिल गया था। पता नहीं उसे क्या क्या बोले जा रही थी, उन्होंने हद ही कर दी। इस पर उन्होंने हद से ज़्यादा वह से कुछ भी सुनाने लगी। उसके मम्मी पापा के बारे में गलत बोलने लगी। इस पर भी उसे चुप नहीं रहा गया, वह भी उन्हें जवाब देने लगे। उन सबको चुप कराने बहुत कोशिश कर रहे थे, पर अफसोस
इस वक्त बुआ दादी पीहू के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही थी। इतने में हुआ आया कि पीहू की मम्मी पापा राठौर मैंसन पहुंच गए। वहां पर पीहू का ऐसा अपमान लेकर उसके पिता से रहा नहीं गया, और क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वह बुजुर्ग महिला कौन है, तो उन्होंने उल्टा उन्हीं को सुना दिया। अब बात को बिगड़ती देख मिस्टर राठौर ने बात को जैसे तैसे संभाला और वर्मा को सारी बात और बुआ दादी को भी समझाया। पर बुआ दादी, अब तक यह लड़की मुझसे माफ़ी नहीं मांगी थी, तब तक तो मैं अब इस शादी में शरीक नहीं होंगी। सब लोग परेशान हो गए। क्या अचानक से इतनी खुशी में यह क्या हो गया? सबको पता था कि वह कैसी है, इसलिए आरव जैसे तैसे पीहू को माफ़ी के लिए मनाने लगा। बाकी सबको भी यही सही लगा कि पीहू को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि बुआ दादी बड़ी हैं और उनसे माफ़ी मांगने से वो छोटी नहीं हो जाएंगी। लेकिन बात इस समय पीहू के आत्म सम्मान की थी। उसे इस समय बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी गलती नहीं होने पर भी क्यों उसे माफ़ी के लिए फोर्स कर रहा है। सबको छोड़ो, और आरव भी यही चाहता था, क्योंकि उनको बहुत बुरा लग रहा था। आपसे कहता है, प्लीज़ आप कैसी हैं? माफ़ी मांग कर बात ख़त्म कर दो ना। शादी में मैं नहीं चाहता कि कोई भी खुश ना रहे। पीहू ने साफ कह दिया कि मेरी गलती नहीं थी तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, तो मैं नहीं आऊँगी। समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे तो करे क्या। इस पर खुशी और करण को सारी बात पता चलती है। उन्हें समझ नहीं आता क्या किया जाए, क्योंकि बुआ दादी की वजह से ये सब हो रहा है और पीहू की मैं मिस्टर अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी थी। वो देखते हैं क्या होता है। सारा दिन तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। उसे बस एक ही बात का कल प्रकृति क्या रब से क्यों नहीं समझ रहा। अगर उसकी गलती होती है 10 बार बुआ दादी से माफ़ी मांग चुकी होती, पर इस समय उसकी गलती नहीं थी और बुआ दादी ने उसकी मम्मी पापा को भी बहुत कुछ कह दिया था, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसे तैसे करके बात बनने को आती है कि बेटा ठीक है, और उनकी उम्र के हिसाब से उन्होंने यह सब बातें कह दी होंगी, लेकिन तू तो समझती समझदार है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। कहती है माफ़ जानती है ना। अगर वह मुझसे कुछ भी कहती मैं सुन लेती, पर उन्होंने आपके बारे में गलत कहा, आपकी परवरिश पर उंगलियां उठाई, और आरव सब कुछ जानते हुए भी उनकी साइड ले रहा है। मुझसे सहन नहीं हो रहा है ना। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कहाँ गलती हो गई है। तब उसकी माँ ने बड़े प्यार से समझा। क्या कहती है बेटा, इसमें साइड लेने या नहीं लेने वाली बात ही नहीं है। बस यह चाहता है कि सेजल की शादी में सब हंसी और खुशी से रहें। कि एक इंसान बुरा है इसका मतलब या तो नहीं है ना सबसे दूर कर दिया जाए। तो एक बात बताओ, कुछ ऐसा हुआ था क्या? बदतमीजी या हंसी मजाक में कुछ ऐसा हो गया? उसे साफ पता चल रहा था कि तू उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। खुशी भी होती है, तू अच्छे से जानते हैं कि हम कभी भी कर सकते, लेकिन एक बात का गलत पड़ा हो तो मुझे ऐसा लगता है तुझे उस दिन के लिए तो माफ़ी मांगनी चाहिए। पीहू भी बात को ना बढ़ाते हुए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाती है। इतने में सेजल उसके कमरे में आती हैं और कहती हैं, पीहू मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि बुआ दादी का नेचर अच्छा नहीं है, पर हालातों ने और ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा और सहा है उन्होंने, बस इसलिए ऐसी चिड़ी चिड़ी से हैं वो। पीहू बुआ दादी से माफ़ी मांगने उनके कमरे में जाती हैं। दोस्तों, गलत लिखावट की वजह से थोड़ा बोलने में गलती हो गई है, तो कृपया क्षमा कीजिएगा। पीहू बुआ जी के कमरे की तरफ उनसे माफ़ी मांगने अपनी धुन में जा रही होती है, और सामने से आरव भी अपने धुन में बड़बड़ाते हुए आ रहा होता है कि एक बार फिर दोनों आपस में टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। इस समय पीहू नीचे और आरव उसके ऊपर होता है, और हमेशा की तरह दोनों लव वर्ड्स एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इस समय आरव सोच रहा होता है कि देखो तो इसको, इसकी नाक इतनी सी तो है और गुस्सा, बाप रे बाप,
इतना कि बेचारा गुस्सा भी सोचता होगा अपने आप को कहाँ एडजस्ट करूं। और पीहू अपने मन में इसको तो जब देखो तब बस मेरी ही गलती नज़र आती है, बल्कि पहले दिन से ही इसे मुझ में बस गलती ही नज़र आती है। दोनों एक दूसरे के बारे में ऊट पटांग सोच ही रहे थे कि सामने से आती बुआ दादी उन दोनों को ऐसे देख अपना मुंह दूसरी ओर घुमा के फिर जानते हुए तिल का ताड़ बनाकर कहती हैं, ये आजकल के मोड़ा मोड़िए तो बड़े ही बेशर्म हो गए हैं। इतना सुनकर दोनों झट से अलग हो उठ खड़े होते हैं। बुआ दादी फिर अपने कमरे में चली जाती हैं। अब पीहू को आरव पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है, तुम हमेशा गिरते पड़ते क्यों रहते हो? हाँ, अपना माथा पकड़ते हुए कहती है। अब पता नहीं बुआ दादी क्या सोचेंगी। आरव कहता है, अच्छा मैं गिरता पड़ता रहता हूँ तो तुम देख कर चल लिया करो। पीहू बिगड़ती हुई कहती है, मैं देख कर ही चल रही थी, समझे? आरव अपनी भौं नचाते हुए कहता है, हाँ सही है मैडम, आप देख कर चल रही थी तभी गिरी, राइट? पीहू, यदि मैं गिरती तो मैं ऊपर होती, तुम मेरे ऊपर थे, इसका मतलब तुम गिरे, समझे? आरव रोमांटिक होते हुए, अच्छा कुछ कह रही थी कि मैं ऊपर तुम नीचे, मतलब पीहू कुछ कहने ही जा रही होती है कि उसे समझ आता है वो क्या बोल गई और आरव से नज़र चुरा जाने लगती है। तो आरव पीछे से उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच बड़े ही प्यार से उसे सॉरी कहता है। और पीहू मन में, नहीं बिल्कुल पीहू, बिल्कुल भी मत मनाना, इसका ऐसा ही चलता है, हमेशा सोचते हुए अपने आप को छुड़ा वहाँ से चली जाती है। और आरव खुद से कहता है, यार इस बार तो ज़्यादा ही नाराज़ कर दिया, और पीहू के पीछे चला जाता है और उसे रोकने की नाकाम कोशिश करता है। और पीहू भी उसे इग्नोर कर बुआ दादी के कमरे में चली जाती है। वहाँ बुआ दादी मुंह फुलाए बैठी अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी और पीहू चुपचाप से झुकाए उनके पीछे खड़ी हो जाती है। और बुआ दादी जैसे ही पलटती हैं उसे देख डर जाती हैं और पीहू उनके सामने कान पकड़ लेती है। और आरव बाहर से नज़ारा देख वो भी कान पकड़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है। और बुआ दादी दोनों को ऐसे देख पूछती हैं, ये क्या है, अब क्या चाहिए? तो दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, माफ़ी। बुआ दादी उन दोनों की इस हरकत पर हंस देती हैं और पीहू को माफ़ कर देती हैं और आरव से पूछती हैं, तू क्यों ऐसे खड़ा है? तो वो मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, मुझे माफ़ी नहीं मिली इसलिए। तब बुआ दादी पीहू से कहती हैं, बेटा इसे माफ़ कर दे, बहुत प्यार करता है ये तुझसे, कभी मेरे लल्ला का दिल मत तोड़ना। कहते हुए बाहर निकल जाती हैं। उनके जाते ही आरव पीहू को अपने करीब खींचते हुए कहता है, बोलो माफ़ करोगी या? पीहू गुस्सा दिखाते हुए, या इस या का क्या मतलब है? तब आरव कहता है, यहाँ या का मतलब है कि तुम मुझे माफ़ कर रही हो या मैं किस कर लूँ? कहते हुए अपने चेहरे को पीहू के करीब ले आया, जिससे पीहू पूरी तरह सिहर उठी और आरव को जैसे ही किस करने वाला ही होता है कि कबाब में हड्डी यानी कि खुशी दोनों को ढूंढने आ जाती है और सीधे अंदर आ धमकती है और दोनों एक झटके से अलग हो गए। इतने में वहाँ करण भी आ पहुँचा। तब आरव कहता है, यार ये लड़की तुझसे संभलती नहीं है क्या? खुशी आरव को खा जाने वाली नज़र से घूरती है और करण बेचारे सा मुंह लेकर बोलता है, अब क्या करूं यार, मैं इसने फिर से तेरा रोमांस खराब कर दिया होगा, है ना? आरव उसे एक जमाते हुए दोनों को कहता है, दोस्त लव स्टोरी मेकर होते हैं और तुम दोनों ही मेरे प्यार के दुश्मन हो। खुशी भी मज़े से कहती है, सारा प्यार शादी से पहले ही कर लोगे क्या दोनों, और फिर शादी के बाद क्या करोगे? कहकर भाग जाती है और साथ ही पीहू को भी ले जाती है। करण भी खुशी की हाँ में हाँ मिला कहता है, यार बात तो सच कही उसने, और दोनों ही हंसते हुए चले जाते हैं। उसी शाम सब रेडी होने में लगे थे, होते भी क्यों ना भाई, आज सेजल की शादी जो है, चारों ओर घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरा माहौल देखते ही बन रहा था। घर गोल्डन और मैरून रंग में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उधर रोहन का घर भी
कुछ कम नहीं लग रहा था। वहाँ भी खूब रौनक थी। इधर पीहू सेजल को रेडी होने में मदद कर रही थी। सेजल दुल्हन के लाल जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी और साथ में मैच ज्वेलरी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। पीहू भी गोल्डन लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। सेजल बहुत घबरा रही थी, जो कि स्वाभाविक है एक दुल्हन के लिए। बस वो बार बार आंखें बंद करती खोलती। उसकी इस हरकत पर पीहू और खुशी दोनों को हंसी आ गई। सेजल थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए दोनों को घूरने लगी और बोली, मैं भी देखती हूँ तुम दोनों को जितनी हंसी आ रही है ना। तुम दोनों की शादी भी जल्दी होने वाली, तब देखती हूँ तुम दोनों को कितना हंसी आएगी। तो पीहू और खुशी मुस्कुराने लगे, उसे बहुत ही प्यार से समझाने लगी। कहती है, सेजल मैं समझ सकती हूँ तुम इस समय कैसा लगता होगा, पर यह सारी घबराहट दूर करो और स्माइल करो, क्योंकि जब रोहन तुम्हें देखेगा तो क्या सोचेगा कि मैंने उसकी होने वाली बीबी का ठीक से ध्यान भी नहीं रखा। हंसने लगती हैं सेजल, अब थोड़ा सा नॉर्मल फील करती हैं और इतने में एक लड़की भागती उनके कमरे में आती है। कहती है, दीदी बारात आ गई है। सब तीनों खिड़की से बाहर जाकर बारात देखने लगती हैं। उस समय रोहन भी की नज़र सेजल के कमरे की खिड़की पर पड़ती है। दोनों की नज़रें आपस में मिलती हैं। दोनों की पलकें झुकाकर एक दूसरे को प्यार का इजहार देते हैं, जिससे पीहू और खुशी एक बार फिर हंस देती हैं। सेजल देखती है रोहन गोल्डन शेरवानी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। बारात का स्वागत होता है। मंडप में पंडित जी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। थोड़ी देर में एक लड़की फिर ऊपर की ओर भागते हुए आती है और कहती है, दीदी चलो दुल्हन को नीचे बुला रहे हैं। इतने में मिसेस राठौर भी सेजल को ले जाने आती हैं। तीनों मिलकर सेजल को नीचे ले जाती हैं। तब जाके रोहन का ध्यान सेजल पर, करण का खुशी और भाई अपने हीरो आरव का पीहू पर जाता है। तीनों अपने प्यार को देखकर बहुत खुश होते हैं। इस समय यह कहना मुश्किल था कि कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। कि सेजल की शादी थी, उससे ज़्यादा प्यारा कोई और था ही नहीं। सेजल और रोहन मंडप में बैठकर मंत्र वेदी पूरी करने लगे। पंडित जी ने कहा, कन्यादान की रस्म के लिए तो मिस्टर और मिसेस राठौर ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी रोहन को सौंप दी। फिर पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए खड़े हो जाइए। जी पंडित जी शास्त्रों के मुताबिक फेरे करवाने लगे। सारी रस्में पूरी करने के बाद शादी संपन्न हो चुकी। सेजल और रोहन की हो गई, पर यहाँ ख्वाबों की दुनिया में अपने चार लव वर्ड्स अलग ही खोए हुए थे और आरव पीहू को आंखों से इशारा कर शादी के लिए कह रहा था, जिसे पीहू शर्मा रही थी। पंडित जी रोहन और सेजल को सब भी वचन दिलाते, साथ ही आरव और पीहू भी आंखों ही आंखों में उस वचन को निभाने का वचन एक दूसरे को दे रहे थे। थोड़ी देर में शादी पूरी हुई। सेजल विदा होकर अपने घर जा रही है, जिससे सबकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। सेजल की विदाई के बाद सब लोग काफ़ी थक जाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। इधर सारी रस्में सेजल और रोहन करते करते थक जाते हैं और आखिरकार दोनों को अपने कमरे में आराम करने भेज दिया जाता है। पर वहाँ रोहन की कजिन सिस्टर ने अपना डेरा जमाया हुआ है। उन सबको देखकर रोहन बुरा सा मुंह बनाकर कहता है, यार कहीं शांति नहीं है। सोचा अब अपने रूम में जाकर शांति मिलेगी, तो तुम सबने यहाँ डेरा जमाया हुआ है। तो सेजल उसे धीमे से कहती हैं, रोहन ये क्या बोल रहे हो। उनकी कानाफूसी सुनकर रोहन की कजिन्स पिया बोलती है, सोच लो भाई। तब रोहन कहता है, क्या सोच लो। पिया बड़े आराम से मुस्कुराकर बोली, हमारा गिफ्ट या भाभी ओपसन्स इज़ योर्स। रोहन बड़ी बड़ी आंखें कर बोला, क्या मतलब। तब पिया बड़े प्यार से बोली, मतलब ये कि या तो हमें हमारी मर्जी के गिफ्ट दे दीजिए या भाभी को हमारे पास छोड़ आप बाहर का रास्ता देखिए। इस पर रोहन अपनी मॉम को आवाज़ देने लगता है। तो सेजल हंसने लगी, उसे कहते हुए, देख रोहन, कहता है, हंस लो फिर बताता हूँ तुम्हें। इतने में रोहन का कजिन मीत ऊपर आते हुए कहता है, ये क्या दिखाना बाद में करते रहना, पहले सबके गिफ्ट्स दे, समझा। सेजल भी रोहन से कहती है, रोहन आप
इन सबको गिफ्ट दे क्यों नहीं देते? आखिर उनका हक है ये तो। सब वोटिंग करने लगे। आखिर में हार कर रोहन ने सबको अपना वॉलेट थमा दिया और बोला, इसमें जितना है सब तुम लोगों का, कहते हुए सबको बाहर धक्का देते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि फिर से रोहन के दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन हंसने लगता है देखकर सेजल थोड़ा असमंजस में पड़ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ? कोई गेट लॉक कर रहा है और तुम मुझे गेट ओपन करने की बजाय हंस रहे हो। तभी बाहर से पिया की आवाज़ आई, भैया दैट इज़ नॉट फेयर। रोहन बोला, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वर, और थोड़ा सा गेट खोलकर एक गिफ्ट का पैकेट के हाथ में पकड़ाकर फिर से गेट बंद कर दिया। सेजल को कुछ समझ नहीं आया। रोहन ने उसे वॉलेट में 10 रुपये होने वाली बात बताई। यह जानकर सेजल भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे हंसता हुआ देखकर रोहन मानो खो गया। सेजल अपनी हंसी रोककर रोहन को इसे देखते हुए पाकर शर्मा गई। और थोड़ी है मैं तेरे से पूछे ऐसे क्या देख रहे हो? रोहन ने बिना कुछ बोले सेजल के माथे पर किस कर दिया। थोड़ी देर में दोनों ही अपने प्यार भरी दुनिया में गुम हो गए। इधर कोई और भी था जो रात में बस करवट बदल कर तारे गिन रहा, या यूं कहें एक अजीब सी बेचैनी उसे महसूस हो रही थी। आरव कभी बैठता, कभी लेटता तो कभी उठकर टहलने लगता। उसकी इस हरकत को देखकर करण ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उससे उसकी बेचैनी के कारण पूछने लगा, तुम्हारा तो? आरव ने कहा, कुछ नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा है। करण थोड़ी देर से यूं ही देखता रहा, पर उस पर फिर से आरव ने उससे पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? करण ने कहा, सेजल की याद आ रही है। आरव की आंखें भर आई, उठकर जाने लगा। खाने से हाथ पकड़ फिर एक बार अपने पास बैठा लिया। करण ने कहा, जब वह यहाँ थी तब तो तुझसे बस लड़ते ही रहता था, और अब? आरव ने कहा, हाँ यार, पता ही नहीं चला कब मेरी छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई, शादी कर अपने घर चली गई। पता है, विदा होते वक्त उसे गले लग रही थी एक अजीब सा खालीपन था उसकी आंखों में। तब भी मैंने इस बात को मजाक में उड़ा दी, पर अब उसके बिना सूना हो गया है। समझ नहीं आ रहा इस खालीपन को कैसे पूरा करें, जबकि मैं जानता हूँ इस खालीपन को उसके सिवा कोई नहीं भर सकता। बस इतनी सी ख्वाहिश है, वह हमेशा खुश रहे। कहते हुए उसकी आंखें छलक आई। थोड़ी देर बाद सो गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। शादी बाद सेजल ससुराल से अपने घर आई हुई थी। हंसते खेलते वह दिन भी यूं ही गुजरता है और वह फिर अपने ससुराल लौट गई। अब बारी थी करण और खुशी की शादी की। अनोखी शादी करण की रजामंदी से बहुत ही सारे तरीके से हो रही थी। दोनों फैमिली एक ही जगह रहकर सच में पूरी कर रहे थे। चारों ओर एक बार और खूबसूरती से सजा हुआ था। नीचे हल्दी की तैयारियां चल रही थी। पीयू खुशी को तैयार कर रही थी। अरेंजमेंट देख रहा था। करण कुछ परेशान सा अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। तभी वहाँ आरव आता है और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। साथ में निभाएंगे टॉप। आरव कहता है, क्या हो गया तुझे आज अचानक, ऐसी बात क्यों? तब करण कहता है, पता नहीं कुछ बेचैनी हो रहा है। खुशी हमेशा से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती है और मेरे बारे में तो जानता ही है। पता नहीं मैं वो सब कुछ दे पाऊँगा या नहीं जिससे उसे खुशी मिले। खुशी आ रही थी, समझाते हुए प्यार से गले लगा लेता है। कुछ समय बाद नीचे हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। खुशी ने बहुत ही प्यारा सिंपल येलो कलर का लहंगा और साथ ही फ्लोर ज्वेलरी पहनने की, जिसमें उसकी खूबसूरती बहुत ही खिलकर बाहर आ रही थी। एक और पेयजल और अपने भी या लोग उनकी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें सेजल ने एक प्यारी सी येलो कलर की साड़ी विद रेड बॉर्डर पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो वह पीहू ने येलो एंड ब्लू लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वह भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोनों की हल्दी की रस्म हुई। सारी रस्में अच्छे से करने के बाद सब हंसी खेल करते करते हल्दी से होली खेलने लगे।
खूब सारी हल्दी लेकर आरव और पीहू ने खुशी और करण के चेहरे पर मार दी। वहीं कोने में सेजल और रोहन रोमांस चल रहा। खुशी ने हंसने का नाटक किया और बोली, शादी हमारी होने वाली है और हनीमून का खत्म ही नहीं हो रहा है। उसकी यह बात सुनकर सेजल ने से बड़ी बड़ी आंखों से बोलने लगी। तभी रोहन बीच में बोला, यार करण तेरी वाली साइको है क्या? पहले तो यह आरव का रोमांस खराब करती थी, आजकल यह सेजल और मेरा भी रोमांस खराब कर रही है। कुछ समझा इसे। उसकी बात सुनकर सारे हंसने लगते हैं। कोने में खड़े सेजल और रोहन का रोमांस में खुशी खलल डाल दी, जिसके चलते रोहन खुशी को साइको बोल देता है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तो वहीं खुशी अपनी कमर पर हाथ रख बड़ी बड़ी आंखें कर रोहन को घूरने लगती है और उसे मारने दौड़ने ही वाली होती है कि खुशी की माँ उसे हाथ पकड़ रोक देती है और साथ ही कुछ दुल्हन वाली हिदायतें भी दे देती हैं। फिर भी खुशी तो खुशी है, वह कहाँ मानने वाली होती ही। उसने रोहन में एक दो लगा ही दिए। इसी मस्ती भरे माहौल में करण और खुशी दोनों की हल्दी पूरी हुई। अगले दिन मेहंदी और संगीत की रस्म थी। चारों ओर जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। सारे मेहमान आ चुके थे। मेहंदी का फंक्शन था, इसलिए सबने ग्रीन कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने हुए थे, जिसमें सभी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। पीहू और आरव अपने फुल फॉर्म में थे। दोनों ने मिलकर करण और खुशी की लव स्टोरी को बहुत अच्छे से प्ले किया। उन दोनों की तकरार से लेकर प्यार तक के सफ़र को बेखूबी दोनों ने बताया और साथ ही ढेरों शुभकामनाएं उन्हें दी। दोनों ने बहुत ही प्यारे से गाने पर डांस किया, वही जो हमेशा होता है। डांस करते करते दोनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न हो गए। उन्हें दुनिया से कोई खैर खबर ही नहीं रही। जब दोनों काफ़ी देर तक अलग नहीं हुए तो खुशी लैला मजनू कहकर अलग किया। बोली, तुम दोनों बाद में प्यार जता लेना, पहले मेरी शादी हो जाने दो। पता चले लोगों का फोकस मेरी शादी से हटकर तुम्हारे ऊपर आ जाए। उसकी बात पर सब हंसने लगे। आज का फंक्शन खत्म हुआ क्योंकि सब लोग काफ़ी थक गए थे, इसलिए अपने अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए। करीब आधी रात को पीहू को अपने कमरे के बाहर आहट महसूस हुई। उसे लगा शायद उसका वहम है, तो वह करवट बदल कर सो गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आहट हुई और वह जैसे ही देखने के लिए जागी, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वह शख्स क्योंकि मुंह पर मास्क रखे हुए उसे वापस बिस्तर पर धकेल देता है, जिससे पीहू बहुत घबरा जाती है और हाथ पैर चलाना शुरू कर देती है। जैसे तैसे उसका हाथ लैंप तक पहुंचता है और वह लाइट ऑन करती है तो देखती है किसी ने उसको चुप करा रखा है। वह लाइट जलने की वजह से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पीहू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बस मिस्टर राठौर, इतनी हिम्मत थी। तब आरव मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ देखता है और अपना मास्क हटा देता है। तब पीहू कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी? तो आरव कहता है, मुझे तो यही लगा था। पीहू कहती है, तुमने अभी मुझे जाना नहीं। अगर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाती तो उसी समय तुम्हें ऐसा किक मार देती, घुटनों के पर बैठे होते। अपनी आंखों से देखता है और क्या है गुंडी कहीं की, जिससे पीहू और आरव दोनों को हंसी आ जाती है और दोनों वहीं आराम से बैठे बातें करने लगते हैं। तो थोड़ी देर में दोनों के कमरे में सब आ जाते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हों इन सब को किसने बुलाया। तभी पीछे से खुशी निकलते हुए कहती है, यह दोनों यहाँ मुझे तो लगा था कोई चोर घुस आया है, इसलिए मैंने धीरे से जाकर सबको जगाया, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। पीहू और आरव अपने माथे पर हाथ रखते हुए सब लोग हंसने लगते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तब करण कहता है, यार तू दिन में रात में विचारों के रोमांस में बैंक में जारी किए। अगला दिन क्योंकि आज संगीत का, इसलिए चारों तरफ उसी के हिसाब से डेकोरेशन किया गया था। शाम के लिए सारी तैयारियां पूरी हुई और सब लोग अपने साथ डांस प्रैक्टिस में लगे हुए थे। अब बारी थी सबके डांस करने की।
पहले लड़के वालों ने और फिर लड़की वालों ने जमकर धमाल मचाया। अब बारी थी हमारे खुशी और करण के कपल डांस की, या यूं कहें कि हमारे प्यारे से तीनों कपल्स के डांस की। तीनों ने जमकर डांस किया। तीनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। जो भी उन्हें देखता बस एक ही दुआ करता है कि जोड़ी हमेशा सलामत रहे। अब बारी आती है अगले दिन शादी की। चारों ओर हॉल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। खुशी की शादी में कोई कमी कैसे रह जाती। चारों ओर उसकी पसंद का डेकोरेशन उसके मम्मी पापा वही किए थे। जबकि उसके पास जाकर पूछा कि क्या हुआ अंकल। वैसे तो खुशी इतना पास नहीं, अब जब मन चाहे मिल सकते हैं। खुशी की माँ कहती है, हाँ वह तो है, लेकिन पता है मुझे ज़्यादा रोना क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता था इस पागल लड़की से शादी करेगा कोई, वह भी तो भला हो। करण का जो हमारे मुसीबत को अपने साथ ले जा रहा है। उनके इस बात को सुनकर सब हंसने लगे। तब खुशी ने कहा, मम्मी मैं क्या आपको मुसीबत लगती हूँ जो आप ऐसा सोच रहे हो। उसके पापा ने इसे प्यार से चपत लगाते हुए कहा, पागल कहीं की बेटियां भी क्या कभी माँ बाप पर बोझ होते हैं, बल्कि कहते हैं ना बेटियां तो वहाँ होती हैं जो घर भगवान को पसंद आ जाता है। ऐसे ही शाम हो गई और बारात जाने का समय हो गया था, इसलिए सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। वहाँ माता कोई वहाँ भागता खुशी के भाई की भूमिका में और सब देख रहा था। जैसे ही उसे पता चला बारात आ रही है, सबके स्वागत की अच्छी खासी तैयारी करवाई। बारात द्वार पर आई, सबका जमकर स्वागत किया गया। करण का कोई था नहीं, इसलिए आरव और खुशी की मम्मी पापा करण की तरफ से थे, वही बाकी लोग पीहू की तरफ से खुशी की आशा मिल रहे थे। मंडप में दूल्हा दुल्हन को बैठाया गया। दोनों को देखकर सब बढ़िया ले रहे थे तो लगी अपने प्यार रहे थे, बल्कि आप सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। सारी रस्मों रिवाज के साथ खुशी करण की हो गई। अब बारी आई विदाई की, जहाँ नॉर्मल दुल्हन रोने धोने में लगी रहती हैं। सही खुशी इस जीत पर पड़ी थी कि वह करण के साथ जाएगी ही नहीं, और करण को इतना ही प्यार है उससे, तो वह खुशी और उसके मम्मी पापा के साथ आकर रहेगा। उसकी इज्जत सुनकर पहले तो सब ने माथा पीट लिया, फिर भी उन्हें खुशी की बात को समझते हुए कहा, आप सबको यह लग रहा है कि कैसी जिद करके बैठी गई है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। जिस तरह मम्मी पापा की बेटी हूँ, उसी तरह खुशी भी तो आपकी बेटी है, और मैं कभी अपने मम्मी पापा को छोड़ के जाने के बारे में सोच नहीं सकती। वैसे इस खुशी के हर वक्त कर रही है, ना ही चाहती कि उसकी जाने से आप अकेले हो जाओ। इस बात को करण बहुत गहराई से समझ लिया। तब करण कमरे में खुशी के पास उसे समझाने गया। अभी तक आपने देखा दोनों कपल्स की शादी बिना किसी विघ्न के हो गई, लेकिन क्या पीहू और आरव की बिना विघ्न के शादी संपन्न हो पाएगी या नहीं, देखते हैं अगले भाग में। दोस्तों, इस कहानी में गलत लिखावट होने की वजह से थोड़ी गलती हो गई है, तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। और आगे की कहानी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।